हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इडुटेरिया का नया बुक जो इडुटेरिया 5000 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न का संग्रह है उसको आज हम देखेंगे। ये पहला सीरीज है, इसमें सेट नंबर 1, 2 और 3 आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार को चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? तो यह जो है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादी को भी वर्ग था, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं है? मतलब कहना चाहता है कि इसमें से कौन सा उग्रवादी नेता शामिल नहीं थे। तो लाल बाल पाल जो आपको उग्रवादी नेता थे, और महागोविंद रनाडे जो है कि आपको उदारवादी नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ है, इनमें से कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ है? तो लखनऊ समझौता के बाद जो हुआ है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति असंतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ हो गई है, इसका यही आंसर है। और 1916 का कौन अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो 1916 में रास बिहारी बोस किए थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था आपको लिनलिथगो के काल में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था में से सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन थी? तो इसका सबसे पहला प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के ए होम के नेतृत्व में किया गया था। उस समय डफरिन का काल चल रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन के सिफारिश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्या बोलता है कि केंद्र द्वारा द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन जो 1919 का एक्ट था उसकी जांच के लिए आया गया था। तो उसमें और इसमें सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे, सातों के साथे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें किस पार्टी से टिकट जीता था? तो यह जो जीते थे लिबरल पार्टी से टिकट जीते थे। ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी। चलते 1 मिनट। अगले क्वेश्चन है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्कंद गुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोकुप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसके संबंध में किस शाखा से है? तो यह जो है कि किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। अगला है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? तो उपासना भवन का इबादत खाना नाम था, इबादत खाना। अगला है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया में सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह
है यह किस देश में स्थित है? तो कैसल पोर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगला है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है। 18 है कि उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे की ओर गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, तो इसमें इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो पहला नल्लामलाई पहाड़ी होगा, उसके बाद जवाद पहाड़ी होगा, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी होगा, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने मार्ग बदलने के लिए, कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो यह सबको पता है, कोसी नदी है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर। अगला 18 नंबर बोलता है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो यह कौन सा मृदा है? तो लेटेराइट मृदा है, जिसमें लोहे की अधिकतम मात्रा होती है। लेटेराइट मृदा चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सत्य है। यह एक कण प्रकृति है, बिल्कुल सत्य है। यह एक ऊर्जा का रूप है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो यह बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूल कण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा कहता है? अगला क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? तो 0 होती है। अगला है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? तो यह स्वर्ण यौगिक होता है। अगला क्या बोलता है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो Ml-1T-2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैव सेल क्या होता है? तो जैव सेल एक प्रकार का कोयला है जो अपसादित चट्टानों से निकलता है। याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क में कौन सा भाग काम आता है? तो यह काम आता है कौन सा? तो यह आता है आपको सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी विशेषताएं हैं। तो आर्कियोपेटेरिस, यह अंडा न देके बच्चा देता है, आर्कियोपेटेरिस इसका नाम है। और एक और होता है कौन सा? डक बिल प्लेटिपस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन तत्व होती है। अगला है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला 31 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो यह कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। अगला है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो होता है आपको 1 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन पर भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो संचित निधि से संसद के अनुमोदन पे ही पैसा निकाला जाता है। और संचित निधि का चर्चा अनुच्छेद नंबर 266 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है कि किसके? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यह 20 में उल्लेखित है और अनुच्छेद नंबर 368 में है, 368 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुम्मिलित करना है, सुम्मिलित करना है। कौन सा सुम्मिलित है? आइए देखते हैं। तो पहला है कि भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल अधिनियम जो है कि 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन जो है कि कितवीं अनुसूची में है? 73वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा 11वीं में और भूमि सुधार 9वीं में। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि
33 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो यह कौन सा? तो यह गुलाबी क्रांति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो स्थानों में ब्रेटन वुड्स का जुड़वा नाम दिया गया है? तो ब्रेटन वुड्स आईएमएफ होता है, आईएमएफ होता है, और एक होता है वर्ल्ड बैंक। तो इसका देख लीजिए, आईएमएफ विश्व व्यापार संगठन, नहीं ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 में हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जुड़वा इसमें स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। अगला है हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र विचार जो है कि आपको बीडी सावरकर का है। अगला है कि भारत में आयकर है, भारत में क्या आयकर है? तो यह आयकर जो है कि प्रत्यक्ष और गतिशील आयकर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। अगला है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से है। मलखंभ यह मार्शल आर्ट है एक प्रकार का, मलखंभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीपक आंदोलन का प्रेरता कौन था? तो नीपक आंदोलन का प्रेरता जो है कि दादू दयाल थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? द्रकमा सिक्का जो है कि आपको किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था, एक मिनट, यह चलाया गया था द्रकमा सिक्का आपको ग्रीक शासकों के द्वारा चलाया गया था। अगला है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष लाए गए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो कौन सा मिट्टी होता है? खादर मिट्टी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होती है उस सीमा को क्या कहते हैं? तो उस सीमा को थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मापदंड। अगला है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था अर्नाल्ड टाइबी ने किया था। किसने? अर्नाल्ड टाइबी ने किया था। इसके साथ सेट नंबर 1 समाप्त होता है। आते हैं सेट नंबर 2 पे, आते हैं, देखते हैं सेट नंबर 2 क्या क्वेश्चन बोलता है। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त होता है? तो भारतीयों को प्राप्त, सुन लीजिएगा, एक होता है 15, 16, 19, 29, 30। तो 29 और 30 हो जाएगा, ठीक ना। 2 अनुच्छेद और लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें सभी का सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या बोलता है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, यह 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है? नहीं, 30 वर्ष होना आवश्यक है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 प्रति 2 वर्ष पर मुक्त होते हैं? नहीं, 1/4 नहीं, 1/4 नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी का सभी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक अधिकतम राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक की परिभाषा आपको अनुच्छेद नंबर 109 और धन विधेयक 110 में है, ठीक है। और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व ही अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब क्या होगा? जब भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्याय अधिवक्ता रहा हो, ये भी सत्य है। तीसरा है कि इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सत्य है आपको, तो ये गलत है। नहीं, 33 वर्ष इसका कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसमें केवल एक सत्य होगा, ठीक है। इसमें बोलता है कि 10 वर्ष न्यायिक पद पे हो या वकील हो या 10 वर्ष तक ये हाईकोर्ट के न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, यही इसका सत्य है। इसका न्यूनतम आयु सीमा का कोई चर्चा नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों में कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो यह कितने माह? 2 माह या 60 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। अगला है कि
भारत भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। कब? 1963 में। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद के उपबंध में किया गया है? तो यह अनुच्छेद नंबर 37 में किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। और भाग की बात करें तो किस भाग में? तो भाग 4 में यह वर्णित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चिलैया समिति का गठन वर्ष 1991 में किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति के संबंध में कोको या चमड़ा उत्पादन से है? तो यह जो है कि भूरी क्रांति का संबंध है, कोको या चमड़ा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश में आता है और आसानी से चला भी जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हॉट मनी कहते हैं हम लोग। कौन सी मनी? हॉट मनी कहते हैं। गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। इसमें से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति के द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है। अगला है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है? तो असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है? तो यह शामिल नहीं था सरकारी वाहनों से यात्रा पर पाबंदी, यही शामिल नहीं था। बाकी वह शामिल था सरकारी पद से त्याग शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार शामिल था, और आपको अदालतों में वकील का बहिष्कार सही था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कैंसिल क्यों हुआ था? तो चौरी चौरा घटना के लिए इसको खत्म किया गया था, जो 5 फरवरी को हुआ था। अगला है कि डांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुई थी? तो डांडी मार्च जो है कि किस तिथि को समाप्त हुई थी? तो डांडी मार्च आपको समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को। यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। अगला है कि गांधी के जीवन में घटी घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। कौन सा कार्यक्रम जो है कि सही नहीं है? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि 8 या 9 अगस्त को होगा, यही जो 23 मार्च दिया है यही गलत है। ठीक है, और ये सही है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 2022 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो अस्थायी सरकार का गठन जो किया था कब? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया है? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है कि आपको 1829 में अधिनियम 17 के तहत किया गया है, और विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला है कि बहावियों का विद्रोह कुचलने के श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बहावियों का श्रेय जो है कि कुचलने के लिए लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था। इसमें पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिला है। इन शवों में सर किस दिशा में रखा जाता था? तो शवों का सर जो है कि उत्तर दिशा में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म अपने 2 भागों में विभाजित हो गया? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो किसमें? चतुर्थ में। दूसरा में आंशिक विभाजन और चौथा में पूर्ण विभाजन हुआ था, और इसी में हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म टूट गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने किस नदी पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी की कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पे हुई थी। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखली पुत्र गोसाल थे। ऑप्शन नंबर सी मोखली पुत्र गोसाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है 23 नंबर। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अगला है कि मुगल काल में मुहसीब के कौन थे? तो मुहसीब कौन थे? तो यह आचरण अधिकारी थे। कौन? आचरण अधिकारी। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज जो है कि सैन्य विभाग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बसावंत और दशावंत किस शासनकाल के दरबारी चित्रकार थे? तो यह जो थे कि अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
पहला है 1 मिनट रुकेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कहता है कि इसमें से कौन सा सुमलित नहीं है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सत्य है, यह उत्तर प्रदेश में है, आपको सही है। कुडमकुलम यह तमिलनाडु में है। कर्नाटक यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक अच्छे ईंधन गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? तो क्या है यह? इसका आंसर हो जाएगा जलने से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, यह अच्छा गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो विटामिन B7 का क्या होगा? बालों का झड़ना। अब आपको विटामिन बी 12 का हो जाएगा, आपको क्या होगा? यह हो गया फ्रांसी रक्तता होना, B12, ठीक है, खून की कमी जिसको कहते हैं। विटामिन ई का क्या होता है? ई से आपको हो जाता है कौन सा? बांझपन होना। अगला है के से रक्त का थक्का में जमना, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने का कौन सा इकाई है? तो गैलेक्टिक इकाई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह जो होता है कि वर्धानता रोग कहते हैं, वर्धानता रोग। लेकिन वाहक जो होती है महिला ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफिलिया नहीं, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव में परिवर्तन किए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो यह गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसमें जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो यह कौन सी ऊष्मा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो यह जंतुओं अच्छा स्रोत नहीं है। तो यह जंतुओं की यकृत या गुर्दा जो है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को तो पहला है प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद दूसरा है क्या है? दूसरा है आपको विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। बल का क्या होता है? तो बल का होता है आपको न्यूटन और पावर का वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। कौन है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व होता है? तो यह जो है कि लिथियम तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है कि सही है, वह है एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं, यही इसका आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी तय करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो देवप्रयाग में जो होता है कि भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है? तो यह जो है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ से सर्वाधिक जैव विविधता पाई गई है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है कि आपको कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला है कि कौन सा सुम्मिलित है? तो सुम्मिलित नहीं है। तो बांधवगढ़ जो है कि आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। बांदीपुर, नगरहोल और बनरघट्टा जो है कि यही सुम्मिलित नहीं है, ठीक ना। यह कर्नाटक में नहीं है। अगला है सिमलीपाल, उड़ीसा में, बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपको अग्लोहास, यह गर्म जलधारा है। शीत मतलब ठंडा जलधारा, यह नहीं है। एक बार 44 आप लोग देखिएगा। 44 जो है कि ये जो 44 का बांदीपुर बनरघट्टा कर्नाटक, ये बिल्कुल सत्य है। बांधवगढ़ उद्यान ये बिल्कुल सत्य है। सिमलीपाल ये बिल्कुल सत्य है। ये जो रोहिली
राष्ट्रीय उद्यान यही सत्य नहीं है, गुजरात में नहीं है, ये गुजरात में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही होगा। ठीक है, बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर से घिरे रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, मतलब एक और दो दोनों के लिए। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन एक और दो दोनों के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 50। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर। 48 क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें टकला मकान चाइना सही है, थार जो है कि आपका भारत सही है, आपको आटाकामा उत्तरी चिली सही है, गिब्सन या यह जो है कि गिब्सन यह ऑस्ट्रेलिया में है, यही आपको गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकत्व या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है उसको देखते हैं। तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुल समय में बेरोजगार होना, यही होता है घर्षणात्मक या प्रतिरोधकता बेरोजगारी होता है। अगले क्वेश्चन 50 को देखते हैं। 50 क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कि आर्थिक मामला के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई है, ये बिल्कुल सत्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सत्य है। मतलब कि एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आते हैं 3 नंबर सेट पे। तीसरा सेट क्या बोलता है? तीसरा सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषताएं नहीं है? सहायक संधि की विशेषताएं कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी का अधीन होना, यही आपको विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है? तो भारत मिहिर पे कार्रवाई की गई है। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया है? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक हुई थी? तो यह हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या सर्वाधिक हुई थी। ठीक है, अगला है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है कि आपको मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के संबंधित है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पारित किया गया है? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? वीर राघवाचारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही है? कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, यह बंद होता है, नहीं, यह एक प्रकार का खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। उसके बाद सभी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सत्य है। यह एक प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र होता है, ये बिल्कुल सत्य है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है? तो जैविक हॉटस्पॉट इसमें से आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को भारत का जैविक हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अगला है कि किस चक्र का संचालन सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह जो होता है किस चक्र में? तो यह होता है आपको हाइड्रोजन चक्र में होता है। कौन से चक्र? हाइड्रोजन चक्र में, ये नहीं, हाइड्रोजन जल चक्र में होता है, सॉरी जल चक्र में इसकी सबसे अधिक विशेषताएं होती है, जल चक्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ की भिक्षु या स्त्री का प्रवेश की अनुमति दी थी, कहाँ पे दिया था? तो यह वैशाली में दिया था। कहाँ पे? वैशाली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर के मतलब कि दिन और रात का जो समय अवधि होता है, जो सबसे अधिक होता है, दिन का तापमान सबसे अधिक और रात का तापमान सबसे कम, उसी को दैनिक तापांतर कहते हैं। अगला है कि 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होता है। तो उपसौर में आता है क्या? इस दिन पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, मतलब कि उपसौर में सबसे कम दूरी पर होगा, अपसौर में सबसे अधिक दूरी पर होगा, जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंग होता है। और एल तरंग का खोज किसने किया था? तो एच.डी. लव ने किया था। ठीक है। और भूकंप रेखा को मापते हैं कौन? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है, पहला है कि रेड क्लिफ भारत चाइना के बीच, बिल्कुल सत्य है। डुरंड जो है कि भारत पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। मैगीनॉट, यही गलत है। जर्मनी फ्रांस के बीच मैगीनॉट नहीं। अगला है हिंडनबर्ग रेखा, फ्रांस और बेल्जियम के मध्य होता है, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो यह जो है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से अलग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित संविधान सभा का गठन किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित संविधान सभा का गठन किया गया है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब किया गया? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अनुच्छेद 54 से संबंधित किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में कार्य शक्ति हो गया, 53 में, 54 में निर्वाचन हो गया, 55 में निर्वाचक मंडल हो गया, 56 में पदावधि हो गया, 57 में पुनर्निर्वाचन हो गया, 58 में योग्यता हो गया, 59 में शर्तें हो गया, 60 में शपथ ग्रहण हो गया और 61 में महाभियोग हो गया, 72 में क्षमादान राष्ट्रपति का हो गया। ठीक है। इतना राष्ट्रपति से संबंधित याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? तो राज्य लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यही इसका कथन गलत है। यह नियुक्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन? तो वित्त आयोग एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य का होता है, तो 1+2 होता है, बिल्कुल सत्य है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर तय होता है, नहीं, ये कथन गलत है। और इसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी कथन सत्य है। मतलब कि 1 और 3 सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई का मौद्रिक नीति मात्रात्मक उपकरण है। कौन सा मात्रात्मक उपकरण है? तो यह जो होता है कि वैधानिक तरलता अनुपात, नगर आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया, ये तीनों होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यह सभी। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो FRBM अधिनियम से संबंधित कौन सी समिति है? तो NK सिंह समिति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो यह जो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। कौन सा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। सीता अध्यक्ष से संबंधित है। यह किससे था? तो सीता अध्यक्ष जो है कि भूमि का कर विभाग था सीता अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? तो यह जो है कि कलहन की राज्य तरंगिणी में यह मिलता है। सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो यह बलबन ने शुरुआत किया था। उत्पी एक इतिहासकार था। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि शेर शाह ने बेलग्राम युद्ध के विजय के बाद यह द्वितीय अफगान राज्य
राज्य की स्थापना दिल्ली में किया था? बिल्कुल सही है। शेर शाह के उपज का एक तिहाई भाग कर के रूप में अधरूपित किया जाता था? बिल्कुल सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यही गलत हो गया। यह शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। चौथा बोलता है कि शेर शाह द्वारा भूमि के पैमाइश के लिए सन ए डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? यह भी सत्य है। अगला है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्या लिखी गई है? तो अमुक्त माल्या के लेखक कौन है? तो यह इसके लेखक जो बताइए कौन है? इसके लेखक जो है कि कृष्णदेव राय हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? तो यह रहा था बहलोल लोदी रहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक अभिक्रिया क्रोमोप्लास्ट के कहाँ संपन्न होती है? तो यह कहाँ होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? वह पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित कौन सा टेस्ट है? तो यह जो है कि PCR टेस्ट एड्स से भी है, रीपा भी एड्स से, एलिसा भी है और CD4, ये सारा का सारा टेस्ट आपको एड्स से संबंधित है। ठीक है। और विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और एड्स जो है कि वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर में प्लाज्मा का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी किसमें? AB में एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है। और O में एंटीजन होगा। ओ में एंटीजन नहीं होगा और AB में एंटीबॉडी नहीं होगा। तो इसमें एंटीजन हो जाएगा और उसमें एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है। अगला है 39 नंबर। क्या क्वेश्चन है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सही नहीं होता है? तो इसमें जो होता है कि पीलिया नहीं होता है, डिप्थीरिया होता है, पिट्यूटिस होता है और काली खांसी भी कहते हैं और टेटनस होता है। ठीक है। अगला है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो होता है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो यह ताप बढ़ने पर भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सबसे अधिक समस्थानिक की बात करेंगे तो होता है पोलोनियम का होगा, पोलोनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जलाने से क्या उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन जलाने से पानी उत्पन्न होगा। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। अगला है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से सम्मिलित करे, किसको किसको सम्मिलित करना है, उसको सुनना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको गांधीनगर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। और तीसरा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कि आपको कहाँ है? मैसूर में है। चौथा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपको कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 49 नंबर। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उनका नाम क्या है? तो वेंकट रामकृष्णन है, वेंकट रामकृष्णन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो किस राज्य की रहने वाली है? तो यह जो है कि बिहार की रहने वाली है। इसी के साथ सेट नंबर 1, 2, 3 समाप्त होता है। अगले में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4, 5, 6 को देखते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।